हेलो बच्चों, की हाल। मैं आयुष पांडे और स्वागत है आपका अपना चैनल इड्यू 360% में। चलिए आज कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि टीडीईपी की क्लासेस अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो चलिए बेसिकली टीडीईपी का इंट्रोडक्शन आप देखे होंगे। अब यह है पहला लेक्चर। तो देखिए पहला लेक्चर में पहला लेक्चर बिंदु नंबर पहला कि टीडीईपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर होता है। टीडीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर होता है। आप इस पॉइंट को लिखिए, मैं इस पॉइंट को मिटाऊंगा। यूपी बोर्ड वाले इस पॉइंट को आप लिखिए, सीबीएसई बोर्ड वाले जो बैठे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ इस मतलब कि इसका ट्रांसलेशन आप उसको अपने लैंग्वेज में या मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। चलिए लिख लीजिए। तो पहले आप लोग लिखिए, बाकी सारे बच्चे यूपी बोर्ड के हैं। तो टीडीईपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर होता है। पहला पॉइंट हमारा साफ हो गया। टीडीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर होता है। इंग्लिश में लिखिए, द फुल फॉर्म ऑफ TDEP is transmission and distribution of electrical power. The full form of TDEP is transmission and distribution of electrical power. पीछे साहब बैठो वहाँ पे। The full form of TDEP is transmission and distribution of electrical power. अब देखिए जनरेटिंग, अब हम TDEP हम पावर को भेजते क्यों हैं? तो देखिए पावर जो होता है हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर, वो कहाँ पे बनता है? पावर प्लांट पे बनता है। और पावर प्लांट किसे कहते हैं? जनरेटिंग स्टेशन को। यानी कि जनरेटिंग स्टेशन पे क्या होता है? हमारा बिजली बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो पावर प्लांट पे बिजली बनाई जाती है, लेकिन उसका यूज कहाँ है? तो उसका यूज हम न करते हैं अपने घर पे, तो बहुत दूर यानी अलग अलग पावर प्लांट सेफ्टी फैक्टर से या रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे बनाए जाते हैं। तो वहाँ से बिजली को और आपके घर तक लाने के लिए जो सिस्टम पढ़ाया जाता है उसे ही कहते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखिए यहाँ पे है कि जनरेटिंग स्टेशन पर बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है। यूपी बोर्ड वाले इसको लिखें, जनरेटिंग स्टेशन पे बहुत ही अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है। जनरेटिंग स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है। इसमें अब सीबीएसई बोर्ड वाले लिखेंगे, जो पॉइंट अभी मिटाए हैं उसमें अब सीबीएसई बोर्ड वाले लिखेंगे लार्ज amount of power is generated at generating station। यानी कि जनरेटिंग स्टेशन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर क्या होती है? बनाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पावर बनाई जाती है। और पावर बनाई कैसे जाती है? कौन पावर बनाता है जनरेटिंग स्टेशन पे? तो पावर प्लांट। कौन बनाता है? तो पावर प्लांट पावर को बनाती है। अब देखिए पावर प्लांट तो हमारे घर पे है नहीं, पावर प्लांट हमारे घर से काफ़ी दूर, बहुत ज़्यादा दूर पावर प्लांट है। अब देखिए यही है कि पावर प्लांट, देखिए पावर प्लांट की साइट पावर प्लांट के टाइप पर डिपेंड करता है। यानी कि पावर प्लांट की जो साइट है, लोकेशन, यानी कि पावर प्लांट कहाँ होगा, वो किस बातों पे डिपेंड करता है कि वो पावर प्लांट कौन सा पावर प्लांट है, यानी कि वो पावर प्लांट किस प्रकार का पावर प्लांट है। तो इसमें सीबीएसई बोर्ड वाले लिखेंगे कि द साइट ऑफ पावर प्लांट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पावर प्लांट।
कुर्सी लेते आओ, कुर्सी, छोटी वाली कुर्सी लेके बैठो। पावर प्लांट की साइट पावर प्लांट के टाइप पे डिपेंड करता है, यानी कि कौन सा पावर प्लांट है वो उसके कहाँ उसका मैं, यानी कि थर्मल पावर प्लांट एग्जाम्पल के से इसको समझ लेते हैं। पावर प्लांट की साइट यानी कहाँ पे पावर प्लांट बनाई जाएगी किस बातों पे डिपेंड करती है कि वो पावर प्लांट कैसा है, थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस बातों पे डिपेंड करता है। इसको सीबीएसई बोर्ड वाले हमारे साथी लिखेंगे, द साइट ऑफ पावर प्लांट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। चलिए आगे देखते हैं। जो अब के डेट में, पहले नहीं, जो अब के डेट में थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है, एग्जाम्पल है नया थर्मल पावर प्लांट जहां कोयला मौजूद होता है वहां बनाया जा रहा है। अब के यानी कि प्रेजेंट में नया अगर थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है तो वहां पे बनाया जा रहा है जहां पे क्या है, कोयला हमारा मौजूद होता है। क्या होता है, कोयला हमारा मौजूद होता है। ये क्यों उस जगह पे बनाया जाता है जहां कोयला मौजूद होता है, यानी कि एक जगह कोयले का खुदाई होता है, उत्खनन करके कोयले को निकाला जाता है, वहां से कोयला जो होता है वो बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में यानी यातायात के चार्ज में वो थर्मल पावर प्लांट में हमारी डंप कर दी जाएंगी। इसलिए नया जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ बनाया जा रहा है, जहाँ पे कोयला हमारा मौजूद है वहाँ पे बनाया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखेंगे न्यू थर्मल पावर प्लांट इज, न्यू थर्मल पावर प्लांट इज, न्यू थर्मल पावर प्लांट इज built where the availability of coal, कहाँ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे कोयले की मौजूद होता है वहाँ पे बनाया जाता है। डस्टर जी, जहाँ पे कोयला मौजूद होता है वहाँ पे बनाया जाता है। अगला पॉइंट है हाइड्रो पावर प्लांट। अगला पॉइंट है हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ बनाया जाता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट वहाँ बनाया जा रहा है जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो यानी उपलब्धता हो, यानी कि जो नया थर्मल पावर हाइड्रो पावर प्लांट है। अब हाइड्रो पावर प्लांट को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको वहीं न बनाएंगे जहाँ पे पानी हमारी क्या होगी, मौजूद होगी, हमारी पानी क्या होगी, मौजूद होगी। ये सूखा में नहीं ना बना देंगे, नहीं तो सूखा में बना करके और रोज़ थर्मल पावर प्लांट में काला हीट मारना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से तो बिजली बनेगी नहीं, मच्छरों का घर हो जाएगा। तो अब मच्छर काट देगा, फाइलेरिया, भांति पाव, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है भांति पाव का। तो हाइड्रो पावर प्लांट वहाँ बनाया जा रहा है जहाँ पानी की मौजूद हो क्या होती है, जहाँ पानी क्या होती है, अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे जो है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जहाँ हमारा पानी का क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाता है। अब सीबीएसई बोर्ड वाला लिखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट इज built where availability of water. Hydro power plant is built where availability of water. आगे देखिए, अगला है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को कहाँ बनाया जाता है, तो देखिए जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट दूर के एरिया में बनाया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट दूर के एरिया में बनाया जाता है सेफ्टी पर्पज के उद्देश्य से। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो जहाँ लोड चाहिए आपके गांव में, और इसको बहुत दूर बंजर क्षेत्रों में बना दिया जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्यों बंजर क्षेत्रों में बना दिया जाएगा, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट होती है तो अपने साथ साथ अपने आसपास के 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर के एरिया को लेकर के नीचे चली जाएगी। लेकर के कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। हो जाएगा हम लोगों का जय श्री राम। क्या हो जाएगा, जय श्री राम। इसको सीबीएसई बोर्ड वाले लिखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बिल्ट इन रिमोट एरिया। न्यूक्लियर पावर
प्लांट इज बिल्ट इन रिमोट एरिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? रिमोट एरिया, दूर क्षेत्रों में। बिकॉज इट्स सेफ्टी पर्पज, बिकॉज इट्स सेफ्टी पर्पज, इसके सेफ्टी पर्पज के उद्देश्य से। अब देखिए, इसलिए बल्क पावर को ट्रांसमिशन लाइन के जरिए लोड में ट्रांसमिट करने की ज़रूरत होती है। हमने किया क्या? पावर पहले बना लिया जनरेटिंग स्टेशन पे, देखा कि जनरेटिंग स्टेशन पे पावर बना लिया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिस्पैच सेंटर, ये सब अभी पढ़ेंगे डिस्पैच सेंटर क्या होता है। इससे पहले हम लोग ये पढ़े कि इसको हम लोग ट्रांसमिट क्यों करते हैं। तो पावर प्लांट कहाँ होता है? पावर प्लांट में जो अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट होती हैं, वो अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट अलग अलग जगहों पे किस लिए स्थापित की गई होती हैं, ये सब पढ़े। और चूँकि हम लोग पावर प्लांट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या बनाते हैं? पावर बनाते हैं, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का व्यवस्था करते हैं। और इसको लिख लेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले, हैंस बल्क पावर इज needed to transmit via transmission line. Hence, bulk power is needed to be transmit to the load via transmission line. चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। कहानी होगी हमारी प्रिय किसान पाब्लू यादव वाली। प्रिय किसान पाब्लू यादव। तो देखिए कहानी ये है कि पाब्लू यादव एक टमाटर के बहुत बड़े खेती करते हैं, माने बहुत ज़्यादा टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा। टोमेटो, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए लिख दिए हैं टोमेटो की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। इतना ज़्यादा करते हैं कि खुद खाएंगे तो जीवन भर खाएंगे, एक ही बार इतना बो देते हैं कि। अब देखिए, ये टमाटर की खेती करते हैं तो पूरा का पूरा तो खाएंगे नहीं। टमाटर की खेती किए हैं पैसा के लिए। किसके लिए? पैसा के लिए। किसके लिए? पैसा के लिए। तो किए क्या? टमाटर को कई ट्रक में भर दिए बाबा। टमाटर को बाबलू बाबा कई ट्रक में भर दिए हैं और इस टमाटर को लेके चले गए कहाँ पे? मंडी में। कहाँ पे? मंडी में। अरे भाई सब्जी मंडी में ही ले जाएंगे, इसको फल वाली मंडी में थोड़े ले जाएंगे। को ले गए हैं मंडी में। अब देखिए किए क्या है, टमाटर की खेती की है बहुत ज़्यादा, ट्रक में भरे हमारे बबलू भैया और लेके चले गए मंडी में। मंडी में ले गए तो क्या किए, मंडी वाले को, मंडी में बहुत सारे ऐसे बैठे हैं कि उनके सारे टमाटर को ले लेंगे। तो मंडी में पूरा टमाटर को ले लिए हैं और खुशी खुशी ऐसे पैसा तड़ातड़ पैसा गिन के गड्डी बगली में रख के और पैदल बबलू भैया हमारे घर चली गई। अब देखो किए का है बबलू भैया कि मंडी में जिसको बेचे हैं अब वो खुद इतना नहीं खाएगा उतना। अब किया क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलग अलग दुकानदार को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। थोड़ा थोड़ा क्या किया है, थोड़ा थोड़ा बहुत सारे दुकानदार को डिस्ट्रीब्यूट किया है, थोड़ा थोड़ा बहुत सारे दुकानदार को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखिए टमाटर का उत्पादन, अब इससे हम इस कहानी से जोड़ रहे हैं जो अभी तक के पढ़े हैं। टमाटर का पूरा उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा उत्पादन ढो के ले गए बाबलू यादव ढो के ले गए हैं। ट्रांसमिशन, फिर बाबलू यादव का यहाँ से पैसा लेकर बाबलू यादव चल दिए घर मंडी में दे करके। अब मंडी वाले जो व्यापारी है वो बहुत जगह क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत जगह क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मंडी वाले ने बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम कहानी से सीख लिए। थोड़ा देखो बाहर कौन कौन परेशान हो रहा है, देखो आवाज़ आ रहा है।
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहानी से हम लोग सीख लिए जो अभी तक पढ़े हैं। ऐसे ही रोचक कहानी के लिए जुड़े रहिए आयुष सर के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश को कितना बिजली चाहिए ये कौन बताएगा? बिहार बताएगा? वो तो थूक के माथा में छेद कर देगा। उत्तर प्रदेश को कितना बिजली चाहिए वो उत्तर प्रदेश बताएगा, यानी हर राज्य को कितना बिजली चाहिए वो हर राज्य बताएगा कि उसको कितना बिजली चाहिए। तो हर राज्य के पास अपना एक, हर राज्य यानी स्टेट, हर स्टेट के पास अपना एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जो ये बताता है कि हमारे राज्य में कितना जनरेट कीजिए बिजली, कितना ट्रांसमिट कीजिए और कितना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इस सब का लेखा जोखा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने पास रखता है। तो हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जिसका यूज इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। अब देखिए हर राज्य में, यानी कि हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। अब बाबू चली गई ना बिहार, तो आ जाएगा बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। चल गए झारखंड, तो आ गया झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही सारे स्टेट की अपनी अपनी क्या होती है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करती क्या है, यह जिसका काम क्या है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम है कि आप हमारे राज्य में कितना बिजली जनरेट कीजिए, कितना बिजली ट्रांसमिट कीजिए और कितना बिजली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इस सारे चीज़ का लेखा जोखा कौन रखता है, हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हमारा कौन रखता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब देखिए हमारा कौन रखता है इसका, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो इसमें सीबीएसई वाले हमारे भाई लिखेंगे, अरे भाई लिख भाई, सीबीएसई वाले भाई लिखिए, एवरी स्टेट हैज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एवरी स्टेट हैज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सारे स्टेट में क्या होता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। विच इज यूज टू जनरेट, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्या काम है, पहला है जनरेशन का, क्या काम है, जनरेशन का। क्या जनरेशन, टमाटर नहीं, स्टेट इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा ट्रांसमिशन का, कि कितना ढो के ले जाना है। और तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो एक सरकारी संस्था है, लेकिन ये बाकी सारे काम को प्राइवेटाइज कर दिया है। यहाँ पे जनरेशन का काम कौन करता है, UPRVUNL, इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश। UPRVUNL का फुल फॉर्म क्या होता है, उत्तर प्रदेश राज्य, हाँ याद आ गया, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये करते क्या है साहब, इनका काम है बिजली को पैदा कर देना। अब इनसे बिजली ले लिया कौन, UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, PPCL, इनसे बिजली ले लिया उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। अब इसको ट्रांसमिशन कौन करता है, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। और इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करता है, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। तो आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में कुछ अच्छा खासा जान गए होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है। अगला जो सेमेस्टर में हुबहू लड़ जाएगा, हुबहू ऐसे जाएंगे, पेपर देखेंगे, अरे भाई ये तो सर ही बनाए हैं लगता है पेपर। हवा पहला क्वेश्चन जरूर आएगा जो यहाँ से बता दिया जाएगा। हर राज्य में एक स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होता है। हर राज्य में क्या होता है, एक स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होता है।
अब देखिए इसको पॉइंट करके लिखिए, हर राज्य में एक स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होता है जिसका उपयोग राज्य स्तर पर पावर को नियंत्रण करने का होता है। अब देखिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का क्या काम है। अब आपके यहाँ जो होता है, ठीक है, तो तुमको बोलना ना पड़े, लिखते रहो, बोल रहे हैं तो भी लिखो, ये भी लिख लो, मन करे तो लिखो। एवरी स्टेट हैज स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। डिस्पैच का स्पेलिंग लिख लेना है, यहां से है DISPATCH, डिस्पैच सेंटर विच इज यूज टू रेगुलेट REGULATE यूज टू रेगुलेट इलेक्ट्रिकल पावर एट स्टेट लेवल, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए एक राज्य में कितना जनरेट करना है, कितना ट्रांसमिट करना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बांटना है, इसका जिम्मा उठाएगा स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। लेकिन एक होता है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ये करता क्या है कि एक देश में, चूंकि पूरा भारत में जितने राज्य हैं उस सारे के सारे इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कंबाइंड है, ज्वाइंट हुए हैं, क्योंकि जिस राज्य में बिजली की उत्पादन बहुत ज्यादा होता है वो राज्य क्या करता है, दूसरे राज्य को अपना बिजली बेच देता है। तो कनेक्शन रहेगा तभी ना बेचेगा, कि ऐसे व्हाट्सएप कर देगा कि अच्छा मध्य प्रदेश ये लो, आपको दे दिए हम 10 मेगावाट का बिजली, ये लीजिए, मैसेज सीन कीजिए, आपके यहाँ पहुंच गया। ऐसा नहीं ना होता है, प्रॉपर उसको पोल टावर सपोर्ट लगा के ट्रांसमिट किया जाता है ना, उसको सेफ्टी देखा जाता है कि वो सेफ्ट है कि नहीं, उसमें कोई फॉल्ट है कि नहीं। तो इंटरकनेक्टेड होते हैं क्या सारे हमारे राज्य। तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो होता है वो क्या करता है, नेशनल लोड नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो होता है वो क्या करता है कि एक पूरे देश में कितना इलेक्ट्रिक पावर हमें बनानी है, कितनी पावर हमें ट्रांसमिट करनी है और कितनी पावर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी जानकारी रखता है, वो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर कहलाता है। और देखिए नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर का काम देश स्तर पर यानी कंट्री लेवल पर पावर को नियंत्रित करने का होता है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर का काम क्या होता है, कंट्री लेवल पर यानी देश स्तर पे पावर को क्या करना होता है, कंट्रोल करने का होता है। इसको सीबीएसई बोर्ड वाले लिख लें, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर इज यूज्ड टू रेगुलेट इलेक्ट्रिक पावर एट कंट्री लेवल। कोनो सीबीएसई बोर्ड वाला स्पेलिंग पूछ दिया, डस्टर चला के मार देंगे कपार पे, कपार फूट जाएगा। सर इंग्लिश में बोलिए वाला सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। और देखिए जो अगला टॉपिक है वो है रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। जैसे कि हमारी पूरी भारत है ना, पूरी भारत 5 रीजन में बांटा गया है, 5 ग्रिड में बांटा गया है इलेक्ट्रिकली। नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन और एक रीजन है नॉर्थ ईस्ट या साइज कोई और है, आगे हम बताएंगे आपको। 5 रीजन में बांटा गया है। तो एक रीजन में, नॉर्थ रीजन में क्या होता है, उत्तर प्रदेश, कश्मीर ये सब आता है। साउथ रीजन में बेंगलोर, कर्नाटक ये सब आता है। तो नॉर्थ रीजन में क्या होता है, पूरे रीजन में कितना पावर हमें प्रोड्यूस करना है, कितना पावर हमें ट्रांसमिट करना है और कितना पावर हमें जनरेट करना है, यह नियंत्रण कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। तो लिखिए रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर का काम रीजन स्तर पर पावर को नियंत्रित करने का होता है, नियंत्रित करने का होता है। अब देखिए आपको जस्ट मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, अब आएंगे हमारे एक फिगर चीज आएंगे,
वो आप उसको देखिए। देखिए क्या होता क्या है, देखिए आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि फिगर वीडियो बनाने के बाद जोड़ा गया है, हो सकता है कि फिगर पे मेरा हाथ भी चला जाए। फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा दिखाई दे रहा हो कि एक आपको उधर साइड में पावर प्लांट दिखाई दे रहा होगा। पावर प्लांट पे बिजली बनाई जा रही है, फिर उसको ढो करके कई मेथडों के द्वारा देखिए घर पे लाया जा रहा है। तो हमें यही सिस्टम पढ़ना है, इसमें कितने कंपोनेंट लगाए जा रहे हैं, कैसे बिजली लाई जा रही है, यही सारा चीज हमें क्या करना है, पढ़ना है इसमें। अभी फोटो चला गया होगा, चलिए आगे देखिए। तो इसी को कंट्रोल करने का काम रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर का होता है। रीजन लेवल पे कंट्रोल करने का काम रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर का होता है। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर इज यूज टू, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर इज यूज्ड टू रेगुलेट इलेक्ट्रिकल पावर एट रीजनल लेवल। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला है डिस्पैच सेंटर। हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। उसमें डिस्पैच सेंटर का क्या काम है, अब आप लोग कॉपी पे लिखिए। हमारे यूपी बोर्ड वाले बालक सब कॉपी पे लिखिए, डिस्पैच सेंटर हेडिंग दीजिए और लिखिए, इसका यूज पावर सिस्टम में बहुत अधिक किया जाता है। इसका यूज पावर सिस्टम में क्या किया जाता है, बहुत अधिक किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए, डिस्पैच सेंटर आर मेनली यूज्ड इन पावर सिस्टम, डिस्पैच सेंटर आर मेनली यूज्ड इन पावर सिस्टम इन लार्ज अमाउंट। आगे देखिए, पावर सिस्टम जो होता है, पावर सिस्टम में 3 मुख्य चरण है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर सिस्टम के 3 मुख्य चरण क्या है, बिजली को उत्पादन करना, बिजली का ट्रांसमिशन करना और बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करना। पावर सिस्टम के मुख्य 3 चरण क्या है, आपको मतलब कि डिस्पैच सेंटर की ज़रूरत पे ले जा रहे हैं, उससे पहले जो होता है ना, थोड़ा माहौल बना लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए, डिस्पैच सेंटर के बारे में, वही आपको थोड़ा सा इससे परिचय करवा रहे हैं। इसका यूज पावर सिस्टम में बहुत अधिक किया जाता है। पावर सिस्टम में 3 मुख्य चरण होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लिखिए सीबीएसई बोर्ड वाले, पावर सिस्टम देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ पावर सिस्टम। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के कितने चरण होते हैं, 3। आगे लिख लीजिए, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। यह डिस्पैच सेंटर क्या होता है, इसका यूज कहाँ सबसे ज़्यादा करते हैं, पावर सिस्टम में। और पावर सिस्टम के 3 मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं, तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आगे देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता है। क्या है, इलेक्ट्रिक पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता। अब ये जब मैं बोला हूँगा तो कई बच्चे ऐसे, तुम लोग थोड़ा शांति रहो, कई बच्चे ऐसे स्टक किए होंगे, अरे सर मैं तो अपने घर पे बैटरी में पावर स्टोर करता हूँ। ओके, तो आप थोड़ा सा पावर स्टोर करते हैं, जो आपकी बैटरी में पावर स्टोर होता है वो आपके लिए भी पूरी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। तो पूरे देश के लिए जो पावर बन रहा है उसको स्टोर करने के लिए इतने सारे बैटरीज लगाने पड़ेंगे कि आपकी बेड भी बैटरीज की होगी, आपकी सारे चीज़ बैटरी के होंगे। तो स्टोर करना नामुमकिन है इलेक्ट्रिक पावर को। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता है। वी कांट स्टोर इलेक्ट्रिक पावर। लिखिए, वी कांट स्टोर इलेक्ट्रिक पावर और इम्पॉसिबल टू स्टोर इलेक्ट्रिक पावर। इम्पॉसिबल टू स्टोर इलेक्ट्रिक पावर। आगे देखिए, अतः आवश्यकता अनुसार ही पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। हम पावर बना लिए, पावर हमें कम चाहिए, हम पावर बना लिए 24 मेगावाट, हमें ज़रूरत है 12 मेगावाट। 12 मेगावाट हमारा बच गया, 12 मेगावाट हमारा
बच गया, हमने जनरेट किया 24 मेगावाट, काम है 12 मेगावाट का, 12 मेगावाट बच गया, स्टोर नहीं करेंगे, ये हमारा बर्बाद हो जाएगा, इतना पैसा है, समझ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, अतः आवश्यकता अनुसार ही पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यानी कि हमें जितना पावर की ज़रूरत है उतना ही हम क्या करेंगे, पावर की जनरेशन करेंगे, पावर की ट्रांसमिशन करेंगे और पावर की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखे हैंस वी नीड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, हमें अपने आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना चाहिए। इस हेतु यही आवश्यकता के अनुसार पावर को जनरेट करने के लिए पावर सिस्टम की प्लानिंग सही ढंग से की जानी चाहिए। अतः हमें कितना इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत है उसकी प्लानिंग क्या सही ढंग से करनी चाहिए। इसके लिए डिस्पैच सेंटर का यूज किया जाता है, और इसी के लिए डिस्पैच सेंटर का यूज किया जाता है कि हमें कितना अमाउंट में पावर चाहिए उसकी प्लानिंग करके और उतने अमाउंट का पावर जनरेट किया जाए, यही डिस्पैच सेंटर का इसी के लिए डिस्पैच सेंटर का यूज किया जा सकता है। तो लिखो सीबीएसई बोर्ड वाले, वी नीड टू प्लानिंग ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर and this method is known as dispatch center. This method is known as dispatch center, और for this, या यहीं पे लिखिए for this we use dispatch center। आगे देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि तेज बोल रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेरे को जो अपने के यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब में आपका होगा एक फीचर्स कि 7.5 कर लीजिए, डिस्प्यूट टू इलेक्ट्रिक, ऐसे मैं बोलने लगूंगा, वो वाला कर लीजिए। आगे देखिए, इसीलिए इसे लोड डिस्पैच सेंटर भी कहा जाता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लोड डिस्पैच सेंटर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लोड डिस्पैच सेंटर के 3 चरण होते हैं। लोड डिस्पैच सेंटर के 3 चरण होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर। हेडिंग डालिए सीबीएसई वाले, यूपी वाले। लोड डिस्पैच सेंटर के 3 चरण होते हैं। पहला होता है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, इसके बारे में आपको पढ़ा दिए हैं पीछे, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। दूसरा होता है रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, और तीसरा होता है स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, यानी एनएलडीसी नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, एनएलडीसी नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, आरएलडीसी रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, और एक होता है एसएलडीसी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। तो आप इसको लिखिए, और बस आज की वीडियो में एक लास्ट टॉपिक है, वो आपको अभी बता दिया जाता है, फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे लेआउट ऑफ पावर सिस्टम की टॉपिक आएगी, या इसके आगे लेआउट ऑफ पावर सिस्टम, या उसी को इस सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम की टॉपिक आएगी। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है कि हमारा देश 5 रीजन में बांटा गया है। हमारा देश इलेक्ट्रिकली 5 रीजन में बांटा गया है। याद कीजिए, हमारा देश इलेक्ट्रिकली 5 रीजन में बांटा गया है। सीबीएसई बोर्ड वाले इस हेडिंग को लिखें, आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। हमारा देश 5 क्या होता है, रीजन में बांटा गया है। देखिए, पहला रीजन है, पहला रीजन नॉर्दर्न रीजन। अब आप कभी अगर मान लीजिए कि हम भारत का मैप ऐसे सीधा सीधा लगाते हैं तो नॉर्थ को पकड़ने का तरीका है ऊपर, जो ऊपर के कंट्री, जो ऊपर होता है इधर मैप में, ऊपर नॉर्थ आता है, मैप में ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। आप सुने हैं ना, साउथ इंडियन मूवी, कन्नड़, तमिल, ये सारे इधर आते हैं साउथ में। पश्चिम बंगाल किधर है, इधर है,
तो जिधर पश्चिम बंगाल है उधर वेस्ट होता है, ये देखिए, जिधर पश्चिम बंगाल होता है उधर वेस्ट होता है, और जिधर गुजरात है उधर ईस्ट होता है। नहीं सॉरी, जिधर पश्चिम बंगाल है, देखिए गलत लिखवा रहे हैं, जिधर पश्चिम बंगाल है उधर क्या होता है, ईस्ट, पूरब होता है, और जिधर गुजरात है उधर क्या होता है, वेस्ट। देखिए हम गलत भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। जो क्या होता है, जो पश्चिम बंगाल होता है उधर पूरब होता है मैप में, और जिधर गुजरात होता है उधर पश्चिम होता है। यानी कि अगर भारत के मैप को अगर ऐसे रख दिया जाए तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और इधर दाहिने ईस्ट और बाएं वेस्ट होता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो ये देखिए ये होता है। तो हमारा देश 5 रीजन में बांटा गया है। एक बांटा गया है नॉर्थ रीजन में, इसका भी अभी आपको फिगर भी दिखाई देगा। ऊपर बांटा गया है नॉर्थ रीजन में, नीचे साउथ रीजन में, नीचे साउथ, और इधर ये जो बांटा गया है, इधर की कुछ स्टेट्स को वेस्ट रीजन में, इधर ईस्ट रीजन में बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर इधर चिकन नेक के बाद जो है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट रीजन में, इधर नॉर्थ और ईस्ट रीजन में बांटा गया है, इधर नॉर्थ और ईस्ट रीजन में बांटा गया है। ये मतलब कि 5 ग्रिड में भारत को बांटा गया है, 5 ग्रिड में बांटा गया है। नॉर्थन रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। और देखिए आपको इधर साइड में अब फिगर एक दिखाई देगा। तो देखिए इधर फिगर दिखाई दे रहा है, तो ऊपर जो है, ऊपर उसको बोलते हैं नॉर्दर्न रीजन, ऊपर जो है उसको नॉर्दर्न रीजन, नीचे जो है उसको बोलते हैं साउदर्न रीजन, और जो इस साइड है, इस साइड जो इस साइड है उसको बोलते हैं वेस्टर्न रीजन, और जिधर पश्चिम बंगाल है उस साइड, पश्चिम बंगाल के साइड बोलते हैं वेस्टर्न रीजन, सॉरी क्या पश्चिम बंगाल ईस्टर्न रीजन, और इधर जो है ये क्या है, वेस्टर्न रीजन। और ये उधर है चिकन नेक के साइड, उधर साइड में कोने में जो है वो उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो दोस्तों जो ये है हमारा टॉपिक, ऐसे लिख लीजिए, और अगली वीडियो हम बहुत ही जल्द लाएंगे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।